नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, सोचिए अगर किसी देश को अगले 25 साल में सुपर पावर बनना है तो क्या वो अकेले बन सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। अब मैं दूसरा सवाल पूछूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है? अमेरिका है? आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं, रशिया है। आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से एक देश का नाम निकलेगा जिसका नाम है जापान। दोस्तों, जापान वह देश है जिसने हमें बुलेट ट्रेन दी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में मदद की और सबसे सस्ता लोन दिया। और अब जापान अगले 10 साल में भारत में 6 लाख करोड़ रुपए जो है लगाने वाला है। इसके अलावा भारत का चंद्रयान मिशन 5 जो है उसको सफल बनाने में जापान जो है वो सहयोग भी करने वाला है, जिसको लेकर आज मोदी जी जो है वो जापान में है और वहां ये सारी की सारी बातें जो है वो चल रही। अब जो भी मैंने बातें आपके साथ की, उन बातों को अगर बड़े ध्यान से समझेंगे तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा नंबर है। यह सिर्फ इंडस्ट्री, मेट्रो बनाने में लगने वाला धन नहीं है दोस्तों, बल्कि इससे इंडिया का पूरा आर्थिक नक्शा जो है वो बदल सकता है। और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुद्रा की बात नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है ट्रस्ट का। क्योंकि जापान ने ये कमिटमेंट ऐसे समय में किया है जब वर्ल्ड में चाइना की एग्रेशन पॉलिसी जो है वो बढ़ रही है और विश्व ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। आज हम समझेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट की क्या आवश्यकता है भारत के लिए, इस इन्वेस्टमेंट को भारत कहां लगाएगा और इससे इंडिया का भविष्य जो है वो कैसे बदलेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। दोस्तों, चैनल आपका है और आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अंत तक पूरे वीडियो को देखिए और अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। चलिए हम टॉपिक के अंदर चलते हैं, टॉपिक के अंदर चलकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। ट्रस्ट इज द न्यू करेंसी इंडिया एंड जापान। 6 लाख करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो होने वाला है। और इससे जापान में मोदी जी हैं, और जापान में मोदी जी हैं तो कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें से एक एग्रीमेंट जिसका नाम है चंद्रयान 5 को लेकर हुआ है, जिसमें भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन को लेकर जो समझौता किया है। इस समझौते में यह बात कही गई है कि दोनों देश मिलकर, यानी दोनों देशों के अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर, भारत का इसरो और जापान का जाक्सा, ये मिलकर जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे, जिसके तहत चंद्रमा के ध्रुवीय इलाके में जो है वो रिसर्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 का जो प्रमुख लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर जो है वो जांच करेगा कि यहां बर्फ, पानी या वाष्पशील जो भी पदार्थ हैं वो मौजूद हैं कि नहीं। और इस मिशन से चंद्रमा पर जीवन और संसाधनों की संभावना को जो है वो बेहतर ढंग से समझने की मदद मिलेगा। अब इस समझौते में जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, वह अपने एक रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स H324L से जो है वह इस मिशन को लॉन्च करेगा। और यही बात इस समझौते में जो आपके सामने वीडियो दिख रहा है इसमें चल रहा है। और यह रॉकेट जो है वह इसरो के लैंडर को लेकर जाएगा और इस लैंडर के अंदर जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर होगा। लैंडर बनाने के अलावा अगर हम बात करें तो दोनों देशों के वैज्ञानिक जो हैं एक नए तरह का उपकरण भी तैयार करेंगे, जिसमें कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में जो पदार्थ है उनको इकट्ठा किया जाएगा। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है और जापान के प्रधानमंत्री जो है इसको बात कर रहे हैं। और इसका जो मिशन का नाम चंद्रयान 5 है, जिसको कि लुपेक्स मिशन जो है भी रखा गया है, इस पर जो है वो बात की जा रही। कुछ चीजें हम लोग ध्यान से देखते हैं। जापान में इस समय मोदी हैं, और जापान में मोदी जब हैं तो एक नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में बात की जा रही। और मोदी जी ने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, नीतियों में पारदर्शिता है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी है। बहुत जल्द हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत बन जाएगा।
मोदी के स्वागत में प्रवासी भारतीय होटल पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सबका अभिवादन करते हुए आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मोदी ने जो आज संबोधन किया है इसमें 5 अहम बातों के ऊपर चर्चा की है। सबसे पहला, भारत का दुनिया की ग्रोथ में 18% योगदान है। हम जल्द विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी होंगे। भारत में पूंजी बढ़ती नहीं कई गुना हो जाती है। भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत और इसके पीछे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अप्रोच है। दुनिया के नजरे ही नहीं, भरोसा भी जो है वो भारत पर है। ये 5 अहम बिंदु जो है इन्होंने जापान में कहा, जापान में संबोधित करते हुए। दोस्तों, भारत और जापान के बारे में बात करें तो यह रिश्ता कोई नया नहीं है। भारत की आजादी से लेकर अगर हम बात करें, हम पृष्ठभूमि पे देखें, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी जो है वो हम चर्चा करेंगे भारत और जापान के रिश्ते को लेकर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं 2014 की है। प्रधानमंत्री मोदी जब जापान के दौरे पर थे 2014 में, तो 2014 में जापान गए। 5 दिन के इस दौरे में उन्होंने 2 प्रमुख शहरों क्योटो और टोक्यो की जो यात्रा की थी। 2016 की यात्रा दिख रहा है, मोदी ने जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ टोक्यो से कोबे तक जो है शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से जो है वो सफर किया और दोनों ने बुलेट ट्रेन की फैक्ट्री का भी जो है वो दौरा किया। 2014 के बाद 2016 की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद 2018 में मोदी फिर से गए और वहां यामानाशी में जो है वो बैठक हुई और पहला मौका था जब आबे ने किसी विदेशी नेता को अपने घर बुलाया था। 2019 की अगर हम बात करें तो मोदी 5 साल में चौथी बार जापान पहुंचे। G20 की बैठक में हिस्सा लिया और ट्रंप और शिंजो आबे के साथ इन्होंने 2019 में बैठक की। 2022 की अगर हम बात करें तो 23 से 24 मई 2022 को क्वाड की समिट हुई। क्वाड जो आप जान ही रहे हैं कि ये इंडो पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया का एक ग्रुप है जिसके सदस्य हैं, और यहां अगर हम बात करें तो मुलाकात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2023 की बात करें तो 19 से 21 मई प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा में G7 और क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान गए। बाइडेन, मैक्रो, अल्बनीज जैसे वर्ल्ड लीडर से उन्होंने वहां मुलाकात की। तो ये जापान की मोदी की यात्रा है और आज फिर से मोदी जो है वो जापान में है और मोदी जापान में है तो ऐतिहासिक जो जापान और भारत की यात्रा है उसको एक नया टेस्ट देने जा रहे हैं, एक नया कलर देने के लिए जो है वो पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र मोदी लिख भी रहे हैं अपने एक्स अकाउंट में, आज ही इन्होंने 29 अगस्त 2:11 पर जो है ये पोस्ट किया है। आई हैड अ वंडरफुल मीटिंग विथ स्पीकर एंड ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जापान। We discussed the strong and friendly relation between India and Japan with special focus on parliamentary exchange, human resource development and cultural exchange। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह 8वां जापान दौरा है। पिछले 11 साल में 91 विदेशी दौरे किए हैं जिसमें से 78 देश की यात्रा ये कर चुके हैं और आज 29 अगस्त को जो है वो जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे और मोदी सबसे ज्यादा बार जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो कि जापान की यात्रा पर गए हुए हैं। मोदी ने सबसे ज्यादा बार अगर हम बात करें तो अमेरिका की यात्रा की है 10 बार, फ्रांस की 8 बार, यूएई की 7 बार, जापान की 7 बार और रूस की 7 बार। इसके अलावा जर्मनी 6 बार गए हैं। चीन, नेपाल और सिंगापुर भी ये 5 बार गए हैं। ये पूरे के पूरे आंकड़े जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं मोदी जी की यात्रा को लेकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2014 में ही बात हुई थी इस बुलेट ट्रेन को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे। 6 साल की देरी से अब बुलेट ट्रेन चलेगी ऐसी बातें की जा रही है। 2015 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जापान और इंडिया के बीच में जो है वो साइन हुआ था और कहा यह गया था कि 2023 तक जो है वो बुलेट ट्रेन चल जाएगी। ठीक, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2017 में अहमदाबाद में मोदी और शिंजो आबे ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। 2018 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना था। 2019 में गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन का अधिग्रहण को लेकर विवाद हुआ और इसके चलते देरी हुई। 2020 में कोविड से फंडिंग में मुश्किलें हुई, काम धीमा हो गया। 2022 में जापान की एजेंसी JICA से लोन की किस्तें जारी की गई। 2023 में गुजरात में तेज निर्माण हुआ, मुंबई में पर्यावरण मंजूरी ना मिलने से देरी हुई। ठीक, तो ये सारी चीजें देख रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फरवरी 2025 को लोकसभा में कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला चरण 2029 तक पूरा हो जाएगा, यानी कि जो काम 2023 तक हो जाना चाहिए था वो काम अब 2029 तक होगा। 6 साल जो है वो लेट हो चुका है, अभी तक की अपडेट जो है वो है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत और जापान की मित्रता के बारे में बात करें तो ये हाल फिलहाल की मित्रता नहीं है। भारत 1947 में आजाद हुआ और 1952 में अगर हम बात करें
तो 1952 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइड पावर्स ने जापान के ऊपर दबाव दिया कि जापान एक पीस ट्रीटी साइन करे, जिस पीस ट्रीटी का नाम जो था वो था सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी। ये आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है उस समय की जब जापान के ऊपर प्रेशर दिया गया था कि वह सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी को जो है साइन करे, और एक प्रकार से अगर हम बात करें तो यह दबाव था, यह थोपा गया था जापान के ऊपर, जिसमें जापान की संप्रभुता के ऊपर कई तरह की जो है वो रोक टोक लगाई गई थी, जापान की संप्रभुता पर सीमाएं लगाई। भारत से कहा गया कि भारत भी जो है इस पर साइन करे, और इसमें जापान की संप्रभुता के ऊपर अगर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप हो रही हैं, ठीक, तो भारत भी जो है इसकी संस्तुति दे। तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस पीस ट्रीटी के ऊपर साइन करने से मना कर दिया कि वह सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसके कारण के बारे में अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते थे कि यह जो है पीस ऑफ विक्ट्रीज है, और ये कहीं ना कहीं जापान की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करता। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है उस समय अगर हम बात करें तो जापान के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, जिस ट्रीटी का नाम जो है 1952 में जो था, जिसका नाम था डायरेक्ट पीस ट्रीटी, डायरेक्ट पीस और फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो कि 1952 में जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने साइन की थी, जिसका संदेश था कि भारत जापान को एक बराबरी का पार्टनर मानता है, ना कि एक हारा हुआ देश, और इसने जापान और भारत के संबंधों को नैतिक आधार पर एक मजबूती प्रदान की। आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर एक और एग्रीमेंट दिख रहा है, द फकुदा डेक्राइन एंड एसियान। 1977 की बात है, 1977। उस समय जापान की फॉरेन पॉलिसी जो है वह अमेरिका के ऊपर निर्भर थी। जापान के उस समय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था फकुदा, और उन्होंने एक नई एशिया ओरिएंटेड पॉलिसी जो है वो पेश की, और इस नई एशिया ओरिएंटेड पॉलिसी में जो बातें कही गई थी उनमें यह कहा गया था कि जापान कभी भी मिलिट्री पावर नहीं बनेगा। जापान एशिया के देशों के स्थिरता और विकास में सहयोग करेगा, और जापान इक्वल पार्टनरशिप की बात करेगा, यानी कि जापान एशिया में कभी भी सुपीरियर बनने के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि पार्टनर बनकर काम करेगा। इससे भारत और जापान के बीच विश्वास का माहौल और ज्यादा बना, क्योंकि भारत भी जो है वह मिलिट्राइजेशन के खिलाफ था, भारत भी जो है वह आर्मी रखने के खिलाफ था। भारत और जापान के बीच में एक नई जो गति आई वो सन 2000 में आई, और सन 2000 के बारे में अगर हम बात करें तो सन 2000 में जो है 1990s का समय लें तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो लिबरलाइज हुई, ओपन मार्केट हुआ, जापान की भी चाइना से कंपटीशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उस समय जापान के प्रधानमंत्री थे वोशिरो मोरी। ओशिरो मोरी सन 2000 में इंडिया के विजिट पर आए, और उन्होंने इंडिया जापान रिलेशन को ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर 21st सेंचुरी के नाम से घोषित किया। और पूरा का पूरा जो फोकस था सन 2000 में इंडिया और जापान के बीच में, वो अर्थव्यवस्था को लेकर था, आईटी सेक्टर को लेकर था, ऊर्जा सेक्टर को लेकर था, और साथ में राजनीतिक समन्वय यानी कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन को लेकर भी बात कर रहे थे। यह वह दौर था जब इंडिया जापान रिलेशन सिर्फ कल्चरल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक भी बनना शुरू हो गए थे। उसके बाद 2006 यानी कि चुनाव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल समाप्त हुआ, और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री बने जब मनमोहन सिंह, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उसी समय 2006 में जापान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था कोइजुमी। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कोइजुमी ने रिलेशन को स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड किया। यानी कि अभी तक जो बातें हो रही थी वो आर्थिक हो रही थी, लेकिन अब जो बातें हो रही थी वो सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस को लेकर, मैरिटाइम को लेकर और कॉपरेशन को लेकर हो रहा था। और यह भी बात हुआ कि भारत और जापान के बीच में अब प्रधानमंत्रियों के बीच जो है वो हर साल एनुअल समिट भी शुरू हो गए। जापान ने उसी समय, आपको याद है कि वो समय था 2008 के आसपास का समय, जब न्यूक्लियर डील 1 2 3 जो यूएसए जो है वो इंडिया के लिए करा रहा था। जापान ने इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के दिशा में भी जो है वह 2006 से सोचना शुरू कर दिया था, और इस अपग्रेड ने इंडिया जापान के रिलेशन को और भी ज्यादा अच्छे स्तर पर जो है वो पहुंचा दिया था। उसके बाद काल आता है 2014 जो कि मोदी का काल था, और मोदी और अबे का जो एरा है वह
नया एक चरण था, न्यू फेज ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, यानी भारत और जापान के बीच में एक नया चरण था। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शिंजो अबे जो है, इनकी दोस्ती जो है वो बहुत ज्यादा बनी और मिलकर इन्होंने भारत और जापान के रिश्ते में जो है एक गेम चेंजर की भूमिका निभाई। अगर हम बात करें तो 2016 में, अगर हम बात करें तो 2016 में जापान और इंडिया के बीच में पहली बार नॉन एनपीटी कंट्री था। कौन? इंडिया। ठीक, तो नॉन एनपीटी कंट्री होने के बाद भी जापान ने पहली बार क्या किया था? नॉन एनपीटी कंट्री होने के बाद भी जापान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को शेयर किया था। यानी कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो क्या हुआ? सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और जापान के बीच में हुआ, जिसमें जापान ने कहा कि ठीक है, आप एनपीटी के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। दूसरा, हमने बात ही किया था जब इस टॉपिक की शुरुआत की थी, मुंबई अहमदाबाद ट्रेन के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडिया और जापान ने जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर बात किया। यानी जापान ने इंडिया के साथ मिलकर फ्री और ओपन ट्रेड के बारे में बात की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और बाद में जापान ने इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सिक्योरिटी कॉपरेशन बनाया, जो सिक्योरिटी कॉपरेशन क्वाड के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी किया था कि किस प्रकार से क्वाड की समिट हुई थी, मोदी जी जो है वो जापान गए थे। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर अगर 2014 के बाद की बात करें तो भारत और जापान के जो रिश्ते थे वो बस एक पार्टनरशिप नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक ब्रदरहुड के जो है वो रिश्ते के रूप में चल रहे थे। यानी कि इंडिया और जापान के रिलेशंस के बारे में बात करें, इंडिया और जापान के रिश्ते के सफर के बारे में बात करें, तो 1952 से लेकर 2025 तक की बात करें तो जो रिश्ता जो है वो मोरल और कल्चरल ट्रस्ट से बढ़कर जो है स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप तक जा पहुंचा है। और खासकर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने और जब वहां शिंजो अबे बने, तो यह दोस्ती इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत मजबूत पिलर बनकर जो है वो उभरा। हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो भारत और जापान के रिश्ते जो है वह अब एक नए रोड मैप पर आ रहे हैं। जापान ने वादा किया है कि अगले 10 साल तक वह 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, यानी कि 5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में निवेश करेगा। और यह निवेश केवल व्यापार के लिए नहीं करेगा, बल्कि इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है होगा। यानी कि कुल मिलाकर ये जो इन्वेस्टमेंट है, वह इन्वेस्टमेंट इस समय भारत की आवश्यकता थी, जब ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे थे और ट्रंप मोदी को बलि का बकरा बना रहे थे। ट्रंप जब मोदी को यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में जब खून खराबा हो रहा है, तो उसके लिए मोदी को जो है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उसी समय जापान, जो कि अमेरिका का बहुत करीबी है, वह इंडिया में बहुत बड़े अमाउंट पे जो है, या कहें तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। 10 साल में 5 ट्रिलियन येन, यानी कि 6 लाख करोड़। यह इंडिया के इकोनॉमी को एक बूस्ट देगा। और कुल मिलाकर यहां से यह दिखता है कि जापान इंडिया को अपनी सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का कोर पार्टनर जो है वो मानता है। जैसा कि हमने बुलेट ट्रेन के ऊपर बात की, ठीक, कि बुलेट ट्रेन शुरू हुआ। हम मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी बात करें, चाहे दिल्ली की मेट्रो हो, मुंबई की मेट्रो हो, चेन्नई की मेट्रो हो, आपको पता होगा कि शुरुआत से इसमें फंडिंग जो है वह जापान से ही हो रही थी। हाईवे और इंडस्ट्री कॉरिडोर्स के बारे में बात करें, चाहे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो जापान के द्वारा किए गए हैं। और इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ है कि इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि जापान की आवश्यकता क्यों है और इंडिया की आवश्यकता क्या है। तो जापान की आवश्यकता इसलिए है कि जापान, चाइना जो आगे बढ़ रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया चाहिए। जापान को इंडिया से चीप लेबर मिलेंगे और एक बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। इसके अलावा सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन होगा, ठीक। और इसी को लेकर इंडिया और जापान जो है फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक विजन है, एक दृष्टिकोण है जिस पर ये काम कर रहे हैं। इंडिया क्यों चाहता है? इंडिया इसलिए चाहता है कि इंडिया चाहता है कि जापान के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, एफडीआई हो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यहां क्या होगा? जॉब क्रिएट होगा और ग्रोथ होगा।
जापान से एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया चाहता है और इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट जो है इंडिया को किससे चाहिए, जापान से चाहिए। तो जापान की अपनी आवश्यकता है, इंडिया की अपनी आवश्यकता है, दोनों मिलकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। ये एक चार्ट दिख रहा है इंडिया जापान रिलेशन का। इंडिया जापान रिलेशन के बारे में बात करें तो जापान एक बुद्धिस्ट कंट्री है। 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म जो है वो जापान पहुंचा। 1940 में आजाद हिंद फौज जो है वो फॉर्म हुआ। जापान के हेल्प से इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हुई। जापान जो है वह यूएस के लीड में कैपिटलिस्ट कैंप का मेंबर था, जबकि इंडिया नॉन अलाइन था कोल्ड वॉर के समय। 90s की बात करें तो जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ काम करने लगा तो इसने जापान को फिर से फोकस किया। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखराम एटॉमिक टेस्ट हुआ तो उस समय जापानीज बैकआउट कर रहे थे इंडिया का। सन 2000 की बात करें तो इंडिया और जापान ने जो है साइन किया ग्लोबल पार्टनरशिप 21st सेंचुरी ट्रीटी स्टार्टिंग न्यू फेज की सब शुरुआत हो रही। तो ये एक रोड मैप है। ठीक, तो हमने कहा डिप्लोमेटिक रिलेशन 1952 से शुरू हुआ और ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से रिलेशंस जो है इंडिया और जापान के बीच में जो है वो चल रहा है। आगे बढ़े हम और हमने कहा कि अहमदाबाद और मुंबई जो मेट्रो रेल था इस पर काम हो रहा था। हमने बात किया कि अब जापान इंडिया के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहा है और जापान अपने इंडस्ट्री को डाइवर्स करना चाह रहा है। और इसका सबसे अगर हम बात करें तो इंडिया एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में जो है वो जापान को दिख रहा है। ऑटो सेक्टर के बारे में बात करें, जैसे टोयोटा की गाड़ी हो गई, सुजुकी की गाड़ी हो गई, होंडा की गाड़ी हो गई, पहले से इंडिया में अगर हम बात करें तो ये सारी कंपनियां हैं। अब जापान चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। अब इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है, इंडिया में निर्माण कर रहा है, तो भारत की जो मेक इन इंडिया के विजन था, इस मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा भारत में बहुत ज्यादा रोजगार बढ़कर आएंगे, भारत की अर्थव्यवस्था बूम करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान मिलकर ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो काम करना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी में जो है जापान जो है वो क्या करना चाह रहा है, जापान हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में विश्व का एक लीडर है और इंडिया भी जो है वह अब हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ ट्रांसफर होना चाहता है। और जापान और इंडिया मिलकर ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम करना चाह रहे हैं, जैसे सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट्स हो, है ना, इस पर मिलकर काम करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी हो उस पर मिलकर काम करे, तो कुल मिलाकर इससे भारत को भी जो है बहुत बड़ा फायदा होगा। इंडिया में जो डिजिटल अगर हम बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, डिजिटल स्टार्टअप्स की बात करें, फिनटेक की बात करें, एडटेक की बात करें, हेल्थ टेक की बारे में बात करें, इन्वेस्टमेंट चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, 5G 6G टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जापान और इंडिया के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम के क्षेत्र से लेकर अगर हम बात करें स्टार्टअप के क्षेत्र से लेकर मिलकर जो है काम करेंगे, जिससे कि ग्लोबल टेक्निकल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ाया जाएगा। जापान में जिस प्रकार से डेमोग्राफिक क्राइसिस है, जापान की आबादी बूढ़ी हो चुकी है और भारत में यूथ की बहुत ज्यादा संख्या है और यूथ जो है एक वर्कफोर्स के रूप में जापान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जापान इंडियन यूथ को ट्रेनिंग देकर अपनी कंपनियों पे काम करवाएगा और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि इंडियन यूथ को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इसका स्किल जो है वो अपग्रेड होगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो जापान और इंडिया दोनों को जो है वो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब स्ट्रेटेजिक रूप से अगर हम बात करें तो इंडिया और जापान की पार्टनरशिप क्यों जरूरी है? दोस्तों, स्ट्रेटेजिक रूप से अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से चाइना आगे बढ़ रहा है, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जापान को चाहिए कौन? इंडिया। क्यों? क्योंकि चीन जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अगर हम बात करें तो जो ये आपको ईस्ट चाइना का क्षेत्र नजर आ रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, चाहे ये साउथ चाइना का जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यहां चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, जिससे कि कहीं ना कहीं जापान के साथ चीन का तनाव अपने क्षेत्र को लेकर बढ़ता जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो एक आइलैंड है, जिस आइलैंड का नाम क्या है? सेनकाकू आइलैंड, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस सेनकाकू आइलैंड को लेकर जापान और चाइना के बीच में विवाद है और अकेले जापान चीन का मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर को जो है वो झेल नहीं पाएगा। इसलिए क्या चाहिए? इसलिए जापान को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पार्टनर चाहिए,
एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक पार्टनर, मतलब एक मजबूत लोकतांत्रिक देश चाहिए, और वो मजबूत लोकतांत्रिक देश कौन है जापान के लिए? तो इंडिया है। ठीक, तो जापान को इंडिया की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि चीप लेबर मिलेगा इंडिया से, है ना? तो क्योंकि भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो जापानी कंपनियां चाह रहे हैं कि इस मार्केट को जो है वो अपना परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाएं, यहां मैन्युफैक्चरिंग करें, यहां इन्वेस्टमेंट करें, यहां सप्लाई चेन बढ़ाएं। कोविड 19 के बाद अगर हम बात करें तो कोविड 19 और यूएस चाइना जब ट्रेड वॉर 2018 से 2020 की अगर हम बात करें, तो जापान को एक चीज यह सीखा गया कि वो चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस रिस्क ना ले। और अब जापान की पूरी कोशिश है कि वह अपने सप्लाई चेन को जो है वो और भी ज्यादा डाइवर्स करे, है ना? और इसके लिए वो क्या चाह रहा है? भारत की तरफ जा रहा है। इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? तो हमने कहा कि एफडीआई का फ्लो बढ़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलेगा, तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही। अब एक बात हमें और भी जानना है कि जापान के बारे में बात करें तो अगर भारत में निवेशकों के बारे में अगर हम बात करें, इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, तो जापान इंडिया का 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जापान 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का इन्वेस्ट जो है भारत में करता है। भारत में जापान की 1,500 से ऊपर कंपनियां जो है वो एक्टिव है, चाहे वो ऑटो के क्षेत्र में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मा के क्षेत्र में हो। मतलब रिलेशनशिप ऑलरेडी स्ट्रांग है, अब इस रिलेशनशिप को और डीप करना है। भारत में चल रहे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं जो कि जापान का इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हमने बुलेट ट्रेन के बारे में बात की, जहां 1.1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो जापान की तरफ से किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान जो है वो क्या चाह रहा है? अगर जापान इंडिया के साथ रहेगा तो भारत में मिलियंस जॉब क्रिएट होंगे, मारुति सुजुकी के क्षेत्र में डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर जो भारत का प्लान है उसको बहुत ज्यादा पुश मिलेगा। आपने देखा कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो भारत 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो कहां से मिलेगी? तो जापान से मिलेगी। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत का जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें देखने को, लेकिन भारत में फिर समस्या भी है। क्या समस्या है? भारत में लाल फीताशाही की समस्या है, भारत में नौकरशाही की समस्या है। और ये लाल फीताशाही और नौकरशाही कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसको बहुत लंबा खिंच जाता है, अप्रूवल लेने में कंपनियों को बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो भारत में एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना, लेबर क्लियरेंस मिलना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। ठीक, तो ये चीजों को जो है वो क्या करना होगा? सही करना होगा। भारत में जो भ्रष्टाचार है उसको सही करना होगा, भूमि अधिग्रहण की जो समस्या है उसको सही करना होगा, कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं कंपनियों के तो उसको बहुत सही करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत लंबा खींचेगा तो कोई भी इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करने से क्या करेगा? बचेगा। बात समझे? जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2014 में साइन हुआ, 2017 2023 में पूरा खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन लैंड नहीं मिला, एनवायरमेंटल इश्यू, बहुत सारी समस्या थी, जिससे 6 साल जो है मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। तो इस प्रकार की समस्या अगर आएगी तो समस्याएं बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरा, भारत चाहता है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत जो है आत्मनिर्भर हो। तो 15 अगस्त को आपने सुना भी था कि मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से ये बात कहा कि इस साल के अंत तक भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो है वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। और आज की दुनिया में अगर हम बात करें तो चिप ही असली पावर है। चाहे आप मोबाइल फोन की बात करें, लैपटॉप की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सभी जो है वो सेमीकंडक्टर्स पर ही चलते हैं। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ताइवान और साउथ कोरिया जो है वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन दुनिया को चाइना प्लस वन एक ऑप्शन चाहिए, यानी कि ताइवान और साउथ कोरिया की मोनोपोली टूटे और एक नया हब बने। और यहां जापान की टेक्नोलॉजी और इंडिया का मैन पावर मिलकर एक बड़ा मार्केट जो है वो बना सकते हैं, एक नया चमत्कार कर सकते हैं सेमीकंडक्टर के फील्ड में। ठीक, तो ये भी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भारत में जो है वह जॉब क्रिएट होंगे। और इससे एक फायदा और भी हमें देखने को मिलेगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और भारत जल्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इस पूरे डिस्कशन के बारे में अगर हम इस पूरे डिस्कशन का अगर समरी निकाले दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जापान का जो रिलेशन है यह कोई सामान्य आर्थिक समझौता नहीं है।
इसे हम एक सिविलाइजेशन पार्टनरशिप कह सकते हैं, क्योंकि यह रिश्ता केवल पैसे और व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक गहराई है, साझा मूल्य है, आपसी विश्वास है। और आज जापान भारत में 6 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश करने जा रहा है, यह कोई छोटी रकम नहीं है। यह इन्वेस्टमेंट अगर सही दिशा में लगाया गया तो भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हब बनेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा जॉब्स में होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। यानी साफ है कि अगले 10 साल भारत के लिए स्वर्णिम युग है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए। अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को इफेक्टिव रूप से यूटिलाइज करता है तो 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल हो जाएंगे, तब भारत डेवलप्ड नेशन बनने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, इससे इसे कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।